चलिए जी, तो बताइए किस क्वेश्चन में डाउट है। ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है ना। तो फुल लेंथ 9। So 7, 8. So इसमें जो assertion है, so इसमें जो in addition to half है सर, वो समझ नहीं आया, वो चीज का मतलब। मतलब इसके पास दो मीडियन है, एक हाफ भी है और एक ये भी है, ऐसा है क्या? मतलब इसका मीडियन निकालो। मीडियन क्या होता है? जहां पे सीडी ऑफ 1/2 हो जाए, है ना। तो क्या ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है? पूछना ये चाह रहा है। ठीक है ना, समझ आ गया ना। मतलब एडिशन मतलब एक्स्ट्रा, ये भी मीडियन है वो भी, ऐसा पूछा है। ओके सर। नेक्स्ट एट्थ। एट्थ में क्या है? जॉइंट दे दिया है। इसमें क्या डाउट है बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन वीके रैदगी वाली बुक में ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जहां स्टार्ट होता है, जहां पे जॉइंट सीरियल पढ़ाया, वहां पे एग्जांपल है ये क्वेश्चन। सर रीजन वाले पार्ट में इसमें वो था। तो ये कह रहा है ना, जंप कर रहा है, जैसे सीरियफ ही कह रहा है कि वैल्यू या तो 0 है या 1 है। 0 कब है, 1 कब है? 0 है अब बताइए, ये लाइन का रीजन क्या कह रहा है कि सीरियफ की वैल्यू है 0 से 1 हो जाती है एट एवरी पॉइंट, जो कि लाइंग ऑन द लाइन। द वैल्यू ऑफ सीरियफ जंप्स from 0 to 1 at every point xy lying on the line this. ये आपका लाइन जैसे है, ठीक है ना। सो दिस लाइन इज x प्लस 2y इक्वल टू 1, ठीक। तो लाइन के अपर साइड में वैल्यू 0, इधर 0 उधर 1 है ना। तो कोई भी पॉइंट जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, है ना, तो इधर सीडीएफ की वैल्यू 0 है, इधर सीडीएफ की वैल्यू 1 है। तो जैसे अगर कोई पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा? अच्छा, लाइन पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि लाइन इक्वलिटी यहां पे है, तो इक्वलिटी यहां पे है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो ओके है। जैसे कोई पॉइंट आप इधर सेलेक्ट करेंगे तो 0 रहेगी, जैसे इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 0 to 1 होगी। तो मुझे लगा कहना ये चाह रहा है कि लाइन के जैसे कोई पॉइंट बिलो है और उस लाइन को जब क्रॉस करेगी तो वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी, है ना। तो ऐसा कहना चाहिए, पूछ के वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई जम्प्स फ्रॉम 0 to 1 एट एवरी पॉइंट एक्स वाई लाइन ऑन द लाइन। हर लाइन पे वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। नहीं, सीधे कोई एग्जैक्ट वैल्यू लगी एक्चुअली, बट
राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे हम किसी पॉइंट पे अगर मास निकालना चाहें तो यहाँ लाइन की जगह मतलब क्रॉसिंग होगा कि दिस फ्रॉम 0 to 1 एवरी पॉइंट एक्स वाई क्रॉसिंग द लाइन दिस। ऐसा होगा कोई पॉइंट अभी यहाँ पे वैल्यू 0 है, इधर पॉइंट आ गया तो वैल्यू 1 हो गई। इस पे हर पॉइंट पे क्यों 0 से 1 हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन है। क्योंकि एक पॉइंट पे तो ये सीडीएफ तो एक फंक्शन है, तो किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है ना। किसी फंक्शन पॉइंट पे फंक्शन की यूनिक वैल्यू होगी, तो किसी कोई एक ही वैल्यू होगी। तो ये है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है स्टेटमेंट को ठीक से लिखना पड़ेगा कि 0 से 1 तो हो रही है, जब एक्स वाई पॉइंट है अगर बिलो है फिर वो लाइन पे आ जाएगी, देन वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी, ये मतलब है। नेक्स्ट बताइए, तो किसने ट्राई किया तो सर 20 सर 9 से बता दीजिएगा। और 9 नंबर। fx is the CDF of x, ex can be given as। हाँ क्या दिक्कत है इसमें? सही में फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए और ऑप्शन ए होना चाहिए। तो ऑप्शन ए किसके लिए होता है? नॉन नेगेटिव वैल्यूज। हाँ नॉन नेगेटिव लिखा है उसमें, वो नॉन नेगेटिव के लिए होता है। क्योंकि ऐसा होगा अगर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ इस पे खुद ही ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, समझ लो ना। तुमने ये फॉर्मूला देखा होगा, जब x नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है सो देन ex इज 0 to infinity 1 minus CDF of x dx। इन जनरल अगर x का सपोर्ट रियल नंबर हो सकता है तो ex की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये इन जनरल फॉर्मूला है, जब x का सपोर्ट जरूरी है पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो इसीलिए ये हो जाएगा। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, तुम चेक कर सकते हो इसको। नेक्स्ट सर 18 नंबर। the standard error of difference of two sample standard deviation। so standard error क्या होगा? difference of two sample standard deviation का। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। हाँ so स्टैंडर्ड एरर का सबका फार्मूला होता है, मीन का, मीडियन का, सैंपल। तो स्टैंडर्ड एरर फॉर द डिफरेंस ऑफ टू सैंपल डेविएशन। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, जो प्रूव भी कर सकते हो, बट प्रूफ पे मतलब देख सकते हो समझने के लिए, एग्जाम में प्रूफ तो नहीं कर सकते। अगर इजी है तो कर सकते हो, अगर लेंदी होगा तो नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू सैंपल, तो ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ S1 माइनस S2, तो ये बता रखा है आपको। हाँ तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिर तो तुम्हें देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड था, ये भी फॉर्मूला है, इसमें कुछ खास नहीं। तुम अगर एग्जाम में प्रूफ करने लगे तुम्हें जरूरी नहीं प्रूफ कर पाओगे, आधा एक घंटा ऐसे खराब हो सकता है ये। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। नेक्स्ट बताइए। The value of absolute error is, ये सब बेसिक, इसलिए क्या बनाए सब क्वेश्चन जो बनाए फॉर्मूला और डेफिनेशन बेस्ड बनाए, नहीं
तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे है कि क्या एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, या जीरो हो सकता है। देखो बताओ देख के। सर पॉजिटिव और जीरो हो सकता है सर, नेगेटिव तो नहीं होता। एब्सोल्यूट एरर है ना, तो एब्सोल्यूट एरर का क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है, तो डेफिनेशन बताओ, एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या है। Absolute value is the major difference between the measured value and true value. एग्जैक्ट वैल्यू एंड, True value, sir. Measured value and true value. Measured value. अच्छा मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है ना, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस तो नहीं है ना, ऐसा है कि मोड लेते हैं, डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा ना क्या है, ये सब मोड लेते हैं। उन दोनों का मोड लेते हैं, अगर मोड लेते हैं फिर तो पॉजिटिव या जीरो हो जाएगा फिर तो, लेकिन पॉजिटिव बाकी बाकी लोग चेक करके बताओ, तुम कहीं देख के बताओ या गेस कर रहे हो, कहीं पे लिखा है ऐसा, हाँ कहाँ लिखा है, देखे थे हम उस पे, गूगल पे देखे, सर्च किए थे। क्या कहता है वो, मतलब अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव होगा तो उसके साइन को जो होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। हाँ क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब कहीं ना कहीं, एब्सोल्यूट का मतलब तो हालांकि मॉड्यूलस होता है, लेकिन डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। सर नॉन नेगेटिव लिखा है, मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव का टाइम ही नहीं है। जी जी जी, तो ऑप्शन में नॉन नेगेटिव लिखा नहीं है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का मॉड्यूलस है, तो पॉजिटिव होगा, या अगर इक्वल हो गया तो जीरो हो सकता है, तो आई थिंक इसका ए ऑप्शन हो सकता है, या फिर मुझे है ना इसको करेक्ट करवाना पड़ेगा, तो ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, ठीक है नेक्स्ट बताइए, तो इसमें मेजर्ड वैल्यू और जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू उसका डिफरेंस होगा और उसका मॉड्यूलस होगा, तो जीरो या पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट बताओ। इन अ टेस्ट ऑफ H0 जिसमें P की वैल्यू 0.4 है अगेंस्ट H1 जिसमें P की वैल्यू 0.4 नहीं है, ओके, सैंपल ऑफ साइज 100 प्रोड्यूसेस Z बराबर 1.28, ठीक है, सो Z की वैल्यू दे रखा है तुम्हें है ना 1.28 for the value of test statistics, okay, thus the p value of the test is approximately equal to, so p value क्या होता है, test statistics less than equal to its observed value, लेकिन यहाँ पे कौन सा वो है टेस्ट में
टेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा ना। सो व्हाट विल बी द क्रिटिकल रीजन? तो P, ये तो टू साइडेड टेस्ट है, टू साइडेड टेस्ट है तो, है ना, H1 में P नॉट इक्वल टू 0.4 है, टू साइडेड टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं जो भी होगा तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा ना, ये वैल्यू इधर आपको मिलेगा। तो मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि मॉड Z मोर देन इक्वल टू 1.28, तो ये कितना हो जाएगा? सो यहाँ से जो भी वैल्यू है ना 1.28 है, तो मॉड Z 1.28 है माइनस 1. मतलब इस तरह से रफली मैं करूँ अगर, तो ये 2 टाइम प्रोबेबिलिटी Z मोर देन इक्वल टू 1.28 हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या क्या है, Z मोर देन 1.28 प्लस Z लेस देन माइनस 1.28, दोनों की इक्वली प्रोबेबिलिटी होगी। 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 1.28, ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम घटाओ 0.899 में से घटाओ 1 में से, 0.9 है ना अप्रॉक्स, तो ये 0.10 हो जाएगा अप्रॉक्स, सो 0.20 हो गया अप्रॉक्स। देखो, तो चूंकि जो टेस्ट है वो टू साइडेड है, तो क्रिटिकल रीजन टू साइडेड मिलेगा हमें। मतलब जिसने क्वेश्चन बनाए हैं वो ये सोच के बनाया है, ये बोल रहा हूँ, है ना। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। सो टू साइडेड टेस्ट है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड मोर देन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो उससे आ जाएगी। नेक्स्ट बताओ। So 24. सर इसमें सर बस ये पूछना था कि सर मतलब ये जो क्वेश्चन है सर इसको कैलकुलेटर से किए तो हो गया सर, बट वहाँ पर सर कैसे करेंगे, क्योंकि सर इसमें 0.7 की पावर 14 पावर 15 ये सब फाइंड करना है। अच्छा, तो ऐसा आएगा नहीं फिर तो, क्योंकि यहाँ इन्होंने बना दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, जो बाई हैंड पॉसिबल ना हो, तो बहुत टाइम लगेगा, वैसे आएंगे नहीं। यहाँ इन्होंने बना दिया है ऐसे ही। सो कंसीडर्ड बाइनोमियल पैरामीटर, इसमें बस वही है, अगर ऐसा हो रहा है तो एग्जाम में वैसा होगा कि बाई हैंड तुम इजीली कैलकुलेट कर सको, ऐसा क्वेश्चन होगा, नहीं तो कोई भी नहीं कर पाएगा एग्जाम में, तो है ना, ये है। क्योंकि अब 0.7 के बाद 14 निकालना किसी के बस की बात नहीं है एग्जाम टाइम में, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ये है। नेक्स्ट बताइए। सर इसमें बाई चांस अगर आ भी गया तो सर मतलब 0 के अप्रॉक्स होगा, तो वही अगर जो भी ऑप्शन होगा तो उसी में टिक कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स है हमारे पास, वो ट्राई कर सकते हो, जो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स होते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगाने तो सर बहुत ज्यादा आ रहा था, तो हमने लगाया था 0.004, क्योंकि वो बहुत नियर अबाउट है 0 अच्छा, लेकिन हो सकता है एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेटर से ये आएगा, के। यस सर, यही तो दिक्कत है, और आंसर क्लोज ही है। ऐसे देगा तो पता भी नहीं चलेगा ना सर, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा जल्दी आ रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, सही बात। तो वो देखना एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांगेगा उसको स्किप करना पड़ेगा तुम्हें, और ये नहीं कि तुम ही बस नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा इस तरह, जहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बाई हैंड करना, कोई नहीं कर पाएगा। तो अभी तो चलो, अभी कैलकुलेटर की हेल्प से देख लो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बाई हैंड हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। So 25. 25. x नॉर्मल 0 1 है अंडर h नॉट, x कॉची 0 1 है अंडर h1, तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ द टेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो पावर क्या आएगा, तो पहले तो क्रिटिकल रीजन निकालो।
डिवाइड करो इसको, तो यहाँ जो भी है इसका क्या ही फर्क पड़ेगा। ये आया क्रिटिकल रीजन, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अब बताओ, अगर तुमसे पूछे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यहां से अगर तुम देखो, सो पाई अपॉन रूट अंडर 2 पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के। सो व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएट करके बताओ। देखो कुछ बनेगा? वैसा कुछ बोल नहीं पाएंगे। सर ऐसे देखने पे नहीं, एक्सपोनेंशियल के पावर ज्यादा है तो न्यूमरेटर हो जाएगा, इसलिए डिक्रीजिंग होगा। नहीं होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो साथ में है, तो नहीं, इसको प्रॉपर डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 2x टाइम दिस प्लस फिर आएगा इसका डेरिवेटिव होगा वो एज इट इज, सो माइनस 2x इंटू दिस। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना। एक बार इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करके फाइनल बताओ, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी आंसर या नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ये पूछ रहा हूँ। अब डिफरेंशिएट करना भी नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स निकाल के मुझे ये बताओ, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? लेकिन वहां से तो माइनस 2x आता। अच्छा वैसा नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि अगर मान लो मैं gx बोल दूं फॉर एग्जांपल, तो g डैश x जो होगा यहाँ से तो 2x आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या, माइनस एक्स, फिर e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाहर कर लो, सो 2x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स क्यूब, या x कॉमन ले सकते थे, e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, सो होगा ये x माइनस एक्स क्यूब, तो मतलब यहां से x कॉमन ले लोगे, अच्छा तो ये डेरिवेटिव ऐसे एग्जैक्टली बता नहीं सकते, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, है ना। सो पावर क्या होता है, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, है ना, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। ओके और साइज अल्फा की बात कर रहा है ये, नहीं तो अच्छा इसको मैं जीरो पुट करूँ, क्या आएगा, 0 प्लस माइनस 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा
देखो ये साइन रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट पे इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट पे डिक्रीजिंग है ना। तो ये जो फंक्शन एक्चुअली हमने कंसीडर किया है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -1 एंड 0 to 1, डिक्रीजिंग है -1 to 0 और 1 से इंफिनिटी। तो इसके दोनों क्रिटिकल रीजन आएंगे, है ना, दो पार्ट बनेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले मिला था ना, कैसे बर्गर में था, तो उसमें क्या है कि जहां पे इंक्रीजिंग है उसके लिए क्रिटिकल रीजन होगा x लेस देन इक्वल टू सी, जहां पर डिक्रीजिंग है उसके लिए क्रिटिकल रीजन होगा x मोर देन इक्वल टू सी, ऐसा। तो दोनों पे इक्वेट कर देंगे ना। सो व्हाट इज द पावर ऑफ द टेस्ट। ओके, पावर जो है क्या आएगा, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट पे आएगा x लेस देन इक्वल टू c1 और x मोर देन इक्वल टू c2, इस तरह का ऐसा क्रिटिकल रीजन होगा, दोनों आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो सिर्फ क्रिटिकल रीजन आता x लेस देन इक्वल टू c, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो क्रिटिकल रीजन आता x मोर देन इक्वल टू c। अब ये दोनों इस फंक्शन कुछ इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कुछ पे डिक्रीजिंग है, तो ये होगा x लेस देन इक्वल टू c1 और x मोर देन इक्वल टू c2, ठीक है। सो x लेस देन इक्वल टू c1 और x मोर देन इक्वल टू c2, ये दोनों होगा। अब क्या करेंगे, C1 C2 पे लाइक्लीहुड रेशियो इक्वल रहेगा, तो यहां से C1 C2 निकाल पाओगे। So rejecting H0 when H1 is true, है ना, तो H1 is true और अल्फा साइज है, ये बहुत लेंदी नहीं हो रहा सीयूटी के हिसाब से, ये तो लेंदी होगा, हमारा 1-2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मेरे सही से नहीं। एक तो z क्यों बन रहा है, z मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल का भी रोल है इसमें ना, z अल्फा बाई 2 है, तो z अल्फा बाई 2 है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल का रूल तब होगा अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, है ना, दिस, और ये कब होगा जब x की वैल्यू हमारे पास जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग था, और प्लस होगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू c2 जिस इंटरवल में डिक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किसमें था वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जेड तो नॉर्मल है ना, तो ये 2 साइडेड टाइप का टेस्ट आ गया ना, यहाँ तो ये 2 साइडेड आ गया और जेड नॉर्मल है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ x मोर देन c1 लेस देन c2, सो अल्फा जो है तो इसका मतलब इधर अल्फा बाई 2 रहेगा, इधर अल्फा साइज की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे c1 c2 क्या बन जाएगी, थ्योरेटिकली भी देख सकते हो वैसे भी देख सकते हो, तो c1 क्या होगा z अल्फा बाई 2 और c2 क्या होगा
माइनस जेड अल्फा बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि जेड अल्फा बाई 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2, ये जस्ट नेगेटिव है, माइनस जेड अल्फा बाई 2। ओके, तो यहां से C1 C2 में ढूंढ लिया, तो इसका मतलब क्रिटिकल रीजन समहाउ ये निकल के आ गया कि mod x मोर देन k या z अल्फा बाई 2, क्योंकि ये साइज अल्फा है ना, तो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो जब h0 ट्रू लेंगे तो h0 को तो नॉर्मल ले लेंगे, नॉर्मल में तो इजी है ये, तो नॉर्मल में तो ये C1 C2 मतलब क्रिटिकल रीजन इस टाइप का आ गया। तो ये आपका क्रिटिकल रीजन है, दिस इज योर क्रिटिकल रीजन नाउ। तो अब फाइनल ये आया कि रिजेक्ट h0 इफ mod x जो है, अब चाहिए पावर, तो पावर के लिए क्या करेंगे आप बताओ, पावर के लिए क्या करोगे? Rejecting H0 when H1 is true. Probability लेंगे. अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछता तुम लोगों से कि x स्क्वायर को अगर मैं y मान लूं तो ये क्या होता? कहाँ गया क्वेश्चन? ये था ना? अच्छा, x स्क्वायर को अगर मैं y मान लेता तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग होता? इस फंक्शन में x स्क्वायर को y ले लूं, लेट्स से 1 प्लस वाई ई की पावर माइनस वाई बाई 2, अब ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो e की पावर माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 प्लस वाई, फिर इनटू में होता माइनस 1 बाई 2, है ना। तो y प्लस 1 बाई 2 हो जाता, y प्लस 1 बाई 2 तो कुछ जरूरी नहीं है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, लेकिन y तो हमेशा पॉजिटिव है। ओके ओके, देन तो ठीक है ना। हाँ, अगर मैं x स्क्वायर को y ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? पॉजिटिव है ना ये, तो पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग आएगा ना। तो x इंक्रीजिंग में क्या होता है, ये हो जाएगा, तो mod x लेस देन इक्वल टू k, तो ये आ जाएगा। फिर तो चेक करो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हो जाएगा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ मुझे इसको लेस देन इक्वल टू k करना था ना। पॉजिटिव होगा ना y को, अगर मैं वो बोल दूं। एनीवे छोड़ो, यहाँ से आओ, अब इसको सॉल्व करो। पावर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मोर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 गिवन x इज C01। सो पावर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। अब बताओ स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, निकाल पाओगे? इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू तो 1 माइनस कर दो, आसान रहेगा। घटा देता हूं इसको, चलो फाइनली सॉल्व तो हो गया है ना, यह सॉल्व हो गया। तो इसकी वैल्यू माइनस जेड अल्फा बाई 2 से प्लस जेड अल्फा बाई 2, बताओ इंटीग्रेट कर पाओगे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या इवन फंक्शन है 2 टाइम कर दो, सो 1 माइनस 2 टाइम tan इनवर्स z अल्फा बाई 2। देखो ये आंसर है, तो 1 बाई पाई क्यों, अच्छा पाई रह गया ना, ये पाई रह गया, ये पाई भी तो है, सो 2 बाई पाई, 2 टाइम क्यों किया मैंने, क्योंकि माइनस a2 प्लस a है, तो ये होना चाहिए आंसर। अच्छा, तो ये क्या आया, पावर, ओ एक मिनट, तो हाफ हाफ कर रहा है क्या इसका, सो पावर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, स्टैंडर्ड कॉची में इसकी प्रोबेबिलिटी।
देख लो भाई तुम लोग क्या आंसर होगा। ठीक है ना, यही ऑप्शन में 2 लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, या तो ये पहला ऑप्शन में 2/पाई करना पड़ेगा, 1 माइनस दिस हो जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए अभी के हिसाब से। बाकी किसी को क्वेरी है तो बताओ, देख लो। सर एक बार क्रिटिकल रीजन के समझा दीजिए कैसे। क्रिटिकल रीजन तो यहीं से आया है, ये लेस देन समथिंग मोर देन समथिंग। अब चूंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एच अगर साइज अल्फा लेता हूं तो क्या होगा, लेस देन समथिंग मोर, तो मैंने सिमेट्रिक बना दिया इसको। एक्स तो नॉर्मल है ना, अंडर एच नॉट, तो अल्फा तो अंडर एच नॉट ही होता है। तो C1 को अगर तुम कंसीडर कर लो, ये तुम्हारा x मोर देन C1 लेस देन C2, तो ये C1 ये C2 ले लो, कोई प्रॉब्लम है? साइज अल्फा टेस्ट मैंने बनाने की कोशिश की है कि साइज अल्फा टेस्ट क्या होगा। देखो एक बार साइज अल्फा टेस्ट ही है ना, सो x मोर देन C1 और x लेस देन C2। C1 C2 मैंने फिक्स कर दिया ऐसे, तो सही आ जाएगा है ना। तो थोड़ा सा करेक्शन करवा देता हूँ, बाकी हो जाएगा। C1 C2 चाहिए था ना, तो इसलिए मैं ये C1 C2 ले लिया ताकि साइज अल्फा हो जाए, इसलिए। नहीं तो एक और तरीका था, इसको चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इस तरीके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इसको, ऐसे छोड़ दें। सर 26 So, इसमें MLR होता है। अच्छा, सपोज दैट वी take sample without replacement of n item from population of n item of which d are defective. Let x denote the number of defective item in the sample. Then ये दे रखा है, okay. So following distribution has monotone likelihood ratio property. ये MLR होता है, लेकिन पता है आपके सिलेबस में है कि नहीं, गेट और नेट में है ये। So family of distribution has monotone likelihood ratio in TX since, तो ये होता है monotone likelihood ratio का डेफिनेशन ही दे रखा है इसने। So I think ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, क्योंकि जैम में भी नहीं है ये monotone likelihood ratio प्रॉपर्टी जो है। So हाँ, तो monotone likelihood ratio का मतलब होता है कि जो रेशियो है ना, that should be increasing in T, ये जो देखा है कि लाइक्लीहुड का रेशियो लेते हैं, that should be increasing in sufficient estimator, ये आता है। तो मुझे लग रहा है ये आपके सिलेबस के बाहर गया, ये मतलब CUET में नहीं होगा ये, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट बताओ। 27 28 x1 x2 xn are independent, क्या हो गया, x1 x2 xn are independent Poisson lambda random variable, consider testing h0 against h1, दे
Which of the following can be taken as the rejection reason? इसमें क्या दिक्कत है? सर मेरा इसमें सर डी आ रहा था इसमें। हाँ, हालांकि डी ले लो या फिर बी और डी में क्या डिफरेंस है? सेम ही ऑप्शन तो है, लेकिन ये क्यों दे रहा है? अच्छा, मोर देन एक में है इसीलिए। तो ऐसा क्यों आ जाएगा? LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो LH0 क्या है? पॉइसन है ना। तो पॉइसन में क्या होता है? e की पावर माइनस लैम्डा नॉट की पावर xi, इसका प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है ना, अपॉन xi फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो छोड़ दो उसका ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू के। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो पहली बात तो प्रोडक्ट को एक साथ भी रख सकते हो या जैसे भी समझ आ रहा है। तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कर लो। ये है ना, देख लो। तो यहां से क्या होगा अब? मतलब तुम चाहो तो पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, उसके बाद करो। मैं डायरेक्ट किया हूं, तो तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने के बाद करिए लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, वो कैंसिल कर दिया डिनोमिनेटर। तो ये तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, राइट में भेज दो। तो यहां से आ गया लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा 1, इसकी पावर समेशन xi लेस देन इक्वल टू सम k2 बोल दो, ये k1 था मान लो। सो क्या होगा अब? लैम्डा नॉट और लैम्डा 1 में क्या रिलेशन है? यहाँ लैम्डा नॉट लेस देन लैम्डा 1 है, तो लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा 1 जो है मोर देन 1 है, लेस देन 1 है। ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन 1 है या मोर देन 1 है? लेस देन 1। तो लेस देन 1 है, तो अगर मैं लॉग लेता हूं तो क्या होगी? यहां से अगर मैं ले लूं समेशन xi, मैं लॉग ले रहा हूं, ठीक है, log of lambda naught upon lambda 1 less than equal to log k2। अब बताओ, log of a number, log 1 कितना होता है? 0। और log में किसी नंबर का फाइंड कर रहा हूं, लेस देन 1 है, तो ये नंबर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? log 1 upon 2, ठीक है ना, और log 2 पॉजिटिव। तो log x, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका आंसर पॉजिटिव होगी। log x, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो log का आंसर क्या? नेगेटिव होगी। सो दिस नंबर इज नेगेटिव बिकॉज लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा 1 इज लेस देन 1। तो जब उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा बोल दो, या कुछ नया नाम दे सकते हो। k3, इसी को x बार में लाना है, x बार में ले आओ, तो यही चीज आ जाएगी x बार मोर देन इक्वल टू सम k या c। बताओ भाई, कहाँ डाउट है? सर इसी में सब कंफ्यूज हो गए थे सर, इसमें क्लियर करा के बोल रहा ठीक है ना। सो log 1 0 होता है, ग्राफ बना के भी देख सकते हो। log 1 0 है, log का ग्राफ क्या होता है? यही तो है ना। सो ये 1 है, सो x की वैल्यू जब 0 से 1 में है तो log का आंसर नेगेटिव है, x की वैल्यू जब 1 से इंफिनिटी है तो log का आंसर पॉजिटिव है। बेस e पे बात कर रहा हूं, है ना। तो ये log x का ग्राफ है, बेस e वाला। ओके, नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। 35 28 क्लस्टर सैंपल इज यूज्ड। अब बताओ भाई, डेफिनेशन है ये।
to reduce the cost, to reduce sample size when population units are in groups, when variance is fixed. बताओ डेफिनेशन क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग का? इसमें क्या डाउट है भाई? किसका डाउट है? क्या डाउट है इसमें? सर एक बार केवल टेस्ट दिए थे तो उसमें रिड्यूस सैंपल दिया था सर, और इसमें ग्रुप दे दिया है। पहले टेस्ट लिस्ट को ये ऐसा है क्या? तो रिड्यूस सैंपल साइज हम फिक्स सेलेक्ट करते हैं ना, तो रिड्यूस करता है। अच्छा, तो इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन यूनिट्स आर इन ग्रुप। ये तो डेफिनेशन था ना क्लस्टर सैम्पलिंग का कि ये टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ग्रुप में होते हैं, वो ग्रुप हो सकता है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कुछ भी हो, बट वो ग्रुप्स में हम लोग हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्रुप्स में रहता है, एंड देन वी सेलेक्ट देम। तो उस ग्रुप से हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो डेफिनेशन में ये वर्ड यूज होता है, व्हेन पॉपुलेशन यूनिट्स आर इन ग्रुप। अब बाकी आगे फर्दर इसका प्रॉपर्टी देख सकते हो, रिड्यूस द कॉस्ट, ये सैंपल साइज, ये तो ठीक है। ग्रुपिंग में ये है कि कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, बट अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे सी इज फाइन। डेफिनेशन जो इसका उसके हिसाब से फाइन है ना। बाकी भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा उसके लिए आगे फर्दर, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सी इज फाइन, सी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन बेस्ड है, देख लेना। नेक्स्ट बताओ। सर 30 A population of size 50 has mean square equal to 12.5. So the standard error of the sample mean of size 5 using simple random sampling without replacement will be। एक पॉपुलेशन साइज 50 है और इसका मीन स्क्वायर जो है वो 12.5 है। तो ये मीन स्क्वायर क्या होता है? किसी पॉपुलेशन का मीन स्क्वायर क्या होगा? ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा? सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होगा? 1 upon small n minus 1 upon capital N ब्रैकेट में into s square कैपिटल S square। बस इसके साथ ऐसे स्क्वायर है पूरे के साथ। हाँ पूरे के ये वेरियस होता है SRSWOR का। अच्छा, तो लगाने पे क्या आएगा? ये तो हमसे पूछा क्या, स्टैंडर्ड एरर। इसका रूट लेना पड़ेगा। हाँ, तो कितना आएगा? सर 1.49 आ रहा है तो 1.5 ही होगा। ठीक है, अप्रॉक्स। सो n कितना है तुम्हारा? 50 नहीं, n तुम्हारा स्मॉल है ना, सैंपल मीन साइज 5, तो स्मॉल n को 5 50 एस स्क्वायर क्या लोगे यहाँ पे? व्हाट इज एस स्क्वायर? 12.5। स्क्वायर को 12.5 देना पड़ेगा। हाँ, सो मीन स्क्वायर जो है 12.5 है, और सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आएगा?
3/4 आएगा, फिर उसका रूट ले लेंगे तो आंसर आएगा। अच्छा ठीक है, तो अप्रॉक्स 1.5 आ जाएगा। तो ये सब थोड़े से आपको देखने पड़ेंगे एग्जाम में इस तरह अगर आते हैं तो, है ना। सो उतना डिटेल उन्होंने किया, ये तो मॉक टेस्ट वालों ने बनाए हैं, बट पीवाईक्यू में इस तरह क्वेश्चंस आए नहीं है ना। पीवाईक्यू हमारे पास सीयूईटी के सिलेबस में है क्या वो स्टैंडर्ड है? हाँ वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा नहीं है। तो मेनली पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए वो तो हमने कवर किए हैं सारे, और ये सब मॉक टेस्ट में कुछ बाहर के भी क्वेश्चंस रहते हैं कई बार, तो देख सकते हो ये सब फॉर्मूला इसका। ये सब सर सैंपल थ्योरी का पार्ट है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ सैंपलिंग का मतलब वो हाँ। definition दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये सब बाहर का ही है जनरली, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये उठा लिया है कहीं से, लेकिन बिना ये सोचे कि सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पीवाईक्यू में कोई आया ही नहीं है। सीयूईटी और 22 का पेपर है, 23 में 2 पेपर है, तो इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है। इसलिए पीवाईक्यू का रेफरेंस लेना अच्छा रहता है, उससे एक आइडिया रहता है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी देख लो अगर चाहो तो ना, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ। सर 31 32 28 अच्छा 28 भी था तुम्हारा, एक रुको। सो फॉर अ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन on parameter space, then assuming some regularity conditions, which statement about the quantity k बराबर -2 log lambda x is true। सर ये थ्योरम है सर डायरेक्ट। हाँ क्या आएगा? सर ये आंसर सही है सर, मतलब गुप्ता कपूर में थ्योरम के उसमें दिया गया है। ठीक है। थ्योरम के तो ये तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट देखोगे, उसके आगे थ्योरम है, गुप्ता कपूर में है, देख लो, ग्रुप में भेज सकते हो। सो k follows chi-square distribution with degree of freedom equal to the difference between number of independent parameters in big theta जो कि पैरामीटर स्पेस है, and in theta naught मतलब पैरामीटर स्पेस अंडर h naught। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो तुम्हें थ्योरम देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरम है। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, और उसकी प्रॉपर्टी है, जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसकी प्रॉपर्टी है। सो दैट यू कैन सी, गुप्ता कपूर वाली बुक देख सकते हो, उसमें है। ठीक है, तो ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बताओ। सर 31 32 अच्छा एक मिनट, 30 रुको 1 by 1, 29 के बाद 30 था, 30 कह रहा है कि 31 32 31 32। If the population mean square S1 square is same for all strata, then we have, तो ये तो सैम्पलिंग थ्योरी में डिटेल में चला गया नहीं, तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जितने भी स्ट्राटा है ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में था क्या, कि हम लोग जो पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं होमोजेनियस ग्रुप्स में, एंड देन उससे हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो ये तो वेरिएंस पूछ रहा है, वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्राटा। तो ये सब मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस से फालतू के क्वेश्चंस पूछ दिया इतना। हमारे पास जनरली ये हाँ? सो इसमें से वैसे 32 34 भी चेक कर लीजिए सर, वो भी ऐसा ही है सर। सिलेबस से बाहर है। हाँ ये सब बाहर का डाल रखा है, क्योंकि वो सैम्पलिंग थ्योरी बहुत लार्ज एरिया है, उसमें अगर जाएंगे तो। फॉर क्या बता रखा है, CR अपॉन 1.5 CX अपॉन CY लेस देन 2, the ratio estimator of Y bar will be more efficient than the sample mean। ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहा है ये, the value of correlation coefficient rho will be, इसका बताओ भाई क्या कहना चाह रहा है कि क्या है 1.5 टाइम CX अपॉन CY लेस देन 2 है, इसका क्या मतलब है। अब CX CY क्या है,
2/1.5 मतलब 3/2, यही ना, तो ये तो 4/3 हो जाएगा। तो और y बार का वो एस्टिमेटर है कोई, तो क्या कह रहा है, और ये ज़्यादा इफिशियंट होगा देन सैंपल मीन। तो मोर इफिशियंट का मतलब क्या है, जिसका वेरिएंस कम होगा, यही ना। तो y बार विल बी मोर इफिशियंट देन सैंपल मीन। ओके, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो विल बी, तो मुझे लग रहा 2 सैंपल यहाँ पे है शायद, ऐसा कहना चाह रहा है। एंड क्या होगा भाई, बताओ कैसे डिसाइड करोगे? फिर वहाँ से हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा अपन म्यू, हाँ देन फिर उससे कुछ रिलेटेड हो सकते हैं, म्यू भी निकल सकता है क्योंकि दिया है, और सिग्मा भी, कोरिलेशन निकाल सकते हैं क्या? निकाल, तो यहाँ से अगर ये CX CY क्या है, इसने एक्सप्लेन नहीं किया, व्हाट इज CX CY? सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अच्छा ओके, जो ऑप्शन ठीक है। करेक्ट है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा यहाँ लिख रखा है ना, ओके ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर तो ठीक है। देखो, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका क्या फॉर्मूला होता है? हाँ सिग्मा वन सिग्मा बाई एक्स बार। ये x बार कर सकते हो यहाँ पे, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आपको वेरिएंस चाहिए होगा, कोवेरिएंस ना। एक तो ये लाइन ना ऊपर आता, ये लाइन यहाँ इन्होंने डाले, ये ऊपर आएगा ना। तो डिसाइड कर बताओ कैसे निकलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है मुझे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x बार भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कुछ रिलेशन है क्या इसका? ये क्या है, CY/CX यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा मोर देन 3/4, और ये 0.75 होता है, तो इसका कुछ रिलेशन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, चेक करो। सर उसमें सर एक रिलेशन है, बट वो मतलब उसका है सर यूएम का। अच्छा हाँ इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, कुछ रेशियो एस्टिमेटर होता होगा, रिलेट किया होगा वहाँ से। हाँ होगा कुछ जो हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं अभी। तो इसका कुछ होगा रिलेशन, इसका कुछ कोरिलेशन कोएफिशिएंट से होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका रेशियो कहीं ना कहीं कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड होगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग है ना, ये मिल रहा है ना यहाँ से लेस देन तो आ गया ये, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता होगा। तो ये एक रिलेशनशिप जस्ट देखना है तुम्हें। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x, एंड दैट मे बी द वैल्यू ऑफ, या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होगा, ठीक है ना, कि रो जो है दिस इज मोर देन इक्वल टू CY/CX, ये मोर देन 0.75, तो इस तरह कोई रिलेशन होगा जो कि मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो ये एक बार देखना पड़ेगा। इसमें वेयर जो लिखा है मैं इसको करेक्ट करवाता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट बताओ, किसका कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा, रिलेशन होगा, थिंक उससे रिलेटेड होगा। सर 34 सीमेंट 34 क्या कहना चाह रहा है, ये भी इसी पे रिलेटेड है। अच्छा, तो फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साइज 50 अ सैंपल ऑफ साइज 10 इज ड्रॉन, द मीन स्क्वायर एरर ऑफ क्या है, रेशियो होगा, रेशियो एस्टिमेटर वाई आर बार ऑफ वाई बार इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो सी वाई और सी एक्स दे रखा है, which comes to be 0.015 y bar square, then value of correlation coefficient rho x by, तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। ठीक, तो फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साइज 50 a sample of size 10 drawn। ठीक है, ये सब सैम्पलिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, जो कि मुझे लग रहा है ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस होगा, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन सीयूटी में नहीं आएगा। काफी टाइम लग जाएगा इस तरह क्वेश्चन करने में। हाँ हाँ हाँ, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा सिलेबस में और एग्जाम में, सर 14 मंथ है इसके बाद। क्योंकि ये सब बाहर के क्वेश्चंस हैं, ये सब बना रखा है इसने। 57 देख लीजिए। तो फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लेआउट ऑफ 4 ट्रीटमेंट्स, ईच रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स, ये भी रेप्लिकेशंस आ गया। द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आर सोशल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ठीक है, सोशल टोटल है। सो द लेआउट करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन, ये कौन सा डिजाइन है? बताओ भाई, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन है, लीडिंग स्क्वायर डिजाइन। तो यहाँ पे नहीं LSD नहीं हो सकता, तो उसमें तो उसमें तो 4x4 है तो 3x3 होगा। यहाँ T1 T2 T3 T4 ही है, उसी को 3 बार रेप्लिकेट किया गया विथ रेप्लिकेशंस हैं। ठीक है ना, तो हालांकि रेप्लिकेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन सीयूईटी में जो आए नहीं है, जो आया है वो ड्रॉप हो गया है ना, तुम देखोगे तो जनरली जो क्वेश्चंस आए हैं बेसिक नोवा टेबल वाला ही आया था, इस तरह क्वेश्चंस आया नहीं है पीवाईक्यू में भी, बट स्टिल तुम देख सकते हो, बुक में एक बार देखना पड़ेगा ना। तो ये कौन सा वाला T1 T2 T3 T4 है, तुम्हारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं सिंपली। हाँ LSD होना चाहिए, उसमें भी तो रेप्लिकेशन आता है सर, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन में ट्रीटमेंट और एप्लीकेशन बराबर होते हैं। हाँ तो यहाँ पे दिया क्या है? टेबल देखा जाए तो सर स्क्वायर टेबल दिया है ना। एक तो इसको ठीक से लिखना पड़ेगा, यहाँ गलती से T2 T2 कर दिया है, ये होगा T2 T4 T3 T1 इस तरह से T1 मतलब क्या सारे करें? में सर वही रिपीट करेंगे, सब में T1 T2 T4 सारे में होते हैं। हाँ, यहाँ T1 T2 T3 T1 मतलब T1 T2 T3 T4 है जिसको रिप्लिकेट करना है, तो इसमें क्वेश्चन इसको ठीक करना पड़ेगा। उसने T2 T2 2 बार कर दिया, वैसा नहीं होगा एक्चुअली, तो इसको ना सब सही किया है। सही है। T2 T4 T3 पहले कॉलम में, ठीक है, या पहले रो में क्या है T2 T2 T3 T1, दूसरे में फर्स्ट डिजाइन में आप किधर भी कर सकते हैं, वो आरबीडी में होता है कि एक प्लॉट में T1 T2 T4 आने चाहिए, लेकिन पीआरडी में आप किधर भी कर सकते हैं, बस 3 बार रिपीट होने चाहिए एक टर्म, फिर वो किधर भी हो सकता है। T1 3 बार हुआ है, T2 बार हुआ है, और T3 T4 3 बार हुआ है। ठीक है, T2 T2 T3 T1, ठीक है, T4 T1 T4 T2, फिर T3 T1 T4 T3। तो बताओ ये कौन सा डिजाइन होगा, इसको क्या बोलेंगे? सर सीआरडी ही होगा ये तो। सो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में क्या होता है, उसमें क्या क्या रहते हैं? हमारे पास ट्रीटमेंट्स होता है ना,
जस्ट ट्रीटमेंट होता है। इसमें रेप्लिकेशन लिया है तो इसमें क्या है, ट्रीटमेंट तो वही डिजाइन से, रेप्लिकेशन से डिजाइन थोड़ी बदलता है। रेप्लिकेशंस लेने के बाद डिजाइन बदलते हैं? डिजाइन तो सेम ही रहेगा। तो सीआरडी और आरबीटी में यही तो डिफरेंस होता है। उसमें आपको एक ब्लॉक में आपकी ट्रीटमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक ब्लॉक लेके चल रहे, मान लीजिए T1 लेके चल रहे, तो उसमें T1 T2 T3 T4 चारों आने चाहिए। लेकिन हाँ। इसमें नहीं होता, इसमें आप रद्द कर सकते हैं, तो सीआरडी होगा। हाँ सीआरडी होगा ना। सीआरडी होगा, इसमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, आए नहीं अभी तक। देख लो, नेक्स्ट बताओ। 37 सर इसमें जो सी है सर, इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो जो सर इसमें ऑप्शन सी है उसका क्या मतलब हुआ? सर ये कौन सा? ये अलग टाइप का डिजाइन हो जो सिलेबस में है नहीं। तुम्हारे सिलेबस में 3 ही था ना, सीआरडी आरबीटी एलएसडी, तो ये ऐसे आउट ऑफ सिलेबस है तो ये आएगा भी नहीं, ठीक है ना। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स हैं, लेकिन कोई इसका वो नहीं है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट बताओ। 29 इन अ टेस्टिंग ऑफ 5, हाँ इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सर बट हो नहीं रहा था सर, लास्ट में आके सर वेरिएंस वो नहीं फाइंड कर रहा था। कहता है इन अ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रॉब्लम द डेंसिटी ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स T is तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है? हमने फाइंड किया था। टी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, तो इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा? इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रॉब्लम द डेंसिटी ऑफ अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स टी। अच्छा, टी का डेंसिटी दे रखा है और हाइपोथेसिस है आपके पास H0 H1 है, टू बी टेस्टेड एंड टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2 है। So then the p value of the most powerful test. तो क्या करते हैं आप, कैसे निकालते हैं p वैल्यू? है तो क्रिटिकल रीजन पहले निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने दे रखा है तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या मिलेगा? चलो इसको यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली थीटा को 2 रख दो, तो 2 अपॉन टी की पावर 3 अपॉन 4 अपॉन टी की पावर 5 लेस देन इक्वल टू के। तो कितना बनेगा ये? टी स्क्वायर। तो लेस देन इक्वल टू मान लो ये k1 है तो इसको k2, सो इस तरह से है। एंड यहाँ से मॉड टी आ जाएगा, लेकिन टी तो पॉजिटिव है तो रूट ले लो t लेस देन k3, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन आएगा t लेस देन k, ये क्रिटिकल रीजन है। तो p वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर H0, अंडर H0। तो पीडीएफ ऑफ t क्या आ जाएगा? जब थीटा को आप 2 रख देंगे तो क्या बनेगा ये? 2 अपॉन टी क्यूब टी मोर देन 1। तो क्या इसमें आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे?
1 से 2, मैंने थीटा को 2 रख दिया इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में थीटा को 2 रख दिया, तो 1 से 2 और पीडीएफ हो जाएगा 2/t³ dt। बताइए कितना आंसर आ रहा है? होगा? ये था। 0.75। अच्छा 0.75 आ गया, तो इसका मतलब है ऐसे कैसे, तो इसका मतलब अगर उल्टा लेता मैं, t <2 करते तो क्या आंसर आता? तो ये 0.25 आता, बट ये क्रिटिकल रीजन ठीक आया है उसमें, जबकि ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सो LH0/LH1, तो मैंने लेस देन k कर दिया ना, तो लेस देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो 0.75 ही होना चाहिए तो इसके हिसाब से। बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि जनरली पहले हमें सैंपल साइज में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, यहाँ पे इसने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। एक मिनट चेक करो पड़े तो बंद कैसे हो गया? हाँ जी, तो देखो इसके हिसाब से करोगे तो ये आंसर मिल रहा है, या क्रिटिकल रीजन अगर चेंज कर दोगे, क्रिटिकल रीजन अगर मान लो आ जाएगा मोर देन के, अगर क्रिटिकल रीजन मोर देन के है तो आंसर आ जाएगा फिर 0.25, है ना, तो 0.25 आ जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्विकली, नेक्स्ट बताओ। तो 42 ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो एमएलई क्या होगा e की पावर थीटा का, तो इसमें एमएलई क्या होता है, ये सब में क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा सर ऑप्शन सेकंड आया था सही, ये बता। अच्छा, तो क्या करते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे तो चलो ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे, तो e की पावर n थीटा इंटू e की पावर माइनस ऑफ समेशन xi, और थीटा की वैल्यू थीटा लेस देन इक्वल टू ईच xi, तो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही आ जाएगा। तो ये फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, मैं आपसे पूछूं कि l डैश थीटा इज इंक्रीजिंग ऑन थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इंफिनिटी, है? चेक करो, l डैश थीटा इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब l डैश थीटा पॉजिटिव है, सो दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज इंक्रीजिंग, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और जब लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, देख लो इंक्रीजिंग है कि नहीं, e की पावर माइनस xi e की पावर थीटा, लाइक्लीहुड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? पहली बात तो ये पीडीएफ है ना, ठीक है, x माइनस थीटा को t ले लूंगा तो ऐसा आ जाएगा, और थीटा भी बता रखा है, थीटा यहाँ बता रखा है माइनस इंफिनिटी से 3 तक जा रहा है, थीटा क्या है देखो क्वेश्चन में बता रखा है, थीटा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3, तो मतलब थीटा के मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3। सर आप नीचे वाले में जो थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इंफिनिटी ले, वो माइनस इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा हाँ हाँ, यू आर राइट, थीटा लेस देन
हाँ सही कह रहे हो, ये मैंने लिखने में गलती किया है, क्योंकि थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो माइनस इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ ये सही कह रहे हो तुम, थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये हो गया ना। तो अब वो क्वेश्चन बता रखा है थीटा माइनस इंफिनिटी से 3 में है, मतलब क्वेश्चन बता रखा है थीटा लेस देन इक्वल टू 3 है। सो क्वेश्चन बता रखा है थीटा लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थीटा लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है? थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 कॉमा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है। हाँ उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। वहाँ पे हाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू तो दिया है सर, वहाँ पे ले सकते हैं ना एक्सेल का वैल्यू। क्या है बताओ यहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है? बोलो इसमें क्या है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? 4 द मिनिमम वन। सो यहाँ से आ गया थीटा लेस देन इक्वल टू 3 कॉमा 4 का मिनिमम 3, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 4, तो थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 4 कितना 3, तो थीटा लेस देन इक्वल टू 3, तो इंटरवल क्या हो गया? अब तुम खुद ही बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, तो थीटा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगी? 3 पे सर अब हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ठीक। सो इसीलिए ये आ गया, पहले थीटा का मैंने निकाल लो और उसके बाद लगा दो डायरेक्टली फंक्शन। ठीक है नेक्स्ट 41 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड विथ एन एरर ऑफ मेजरमेंट नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, x1 x2 xn n मेजरमेंट्स हैं ऑफ द रेडियस एंड x बार आपके पास ये है, एंड एस स्क्वायर जो है 1 by n minus 1 summation xi minus x bar whole square है, be the sample variance. What is the unbiased estimate of the area of the circle? तो मतलब रेडियस जो वो सैंपल है, x1 x2 xn आर रेडियस एंड x बार एस स्क्वायर दे रखा है, तो अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द सर्कल, तो सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर है ना, और रेडियस है सैंपल आपका। बोलो भाई तुम्हें किसका मीन लोगे, चारों ऑप्शन में मीन निकालो, क्या आएगा? ई ऑफ ये जो x1 x2 xn है ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरिया करस्पॉन्डिंग एरिया क्या होगा पाई x1 स्क्वायर पाई x2 स्क्वायर पाई xn स्क्वायर, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा एरिया का, तो इसका एवरेज ले लो। सो इसमें मीन निकालो जरा, कितना आएगा एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा ई ऑफ एक्स बार किसके इक्वल आएगा ये बताओ मुझे पहले यहाँ पे। सर 0 नहीं आर होगा, रेडियस है ना। सो ये जैसे x1 x2 xn क्या रेडियस है, तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगी रेडियस के इक्वल आएगी, आर जो भी रेडियस है, अननोन पैरामीटर है आर, थीटा मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह से। सो ये थीटा है। अब मुझे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से
व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स बार? हाँ सिग्मा स्क्वायर बाई एन तो होगा, लेकिन इस केस में रेडियस के टर्म में क्या लिखोगे? एक्स पर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा तो लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सुटेबल है? अनबायस्ड एस्टिमेट है एरिया ऑफ सर्कल का। लेट एक्सपेक्टेशन विद एन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस। ये सब रेडियस का मेजरमेंट्स हैं। बताओ, यहाँ से मेनली प्रॉब्लम ये है कि सैंपल मीन समझ आता है, सैंपल वेरिएंस भी समझ आता है, लेकिन सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये समझ नहीं आ रहा है ना। एन मेजरमेंट है रेडियस का, सो हम लोग उसका जब रेडियस का एन मेजरमेंट है तो मीन क्या वेरिएंस क्या है उसका क्या लोगे? मान लो, चलो इसका मैं मान लेता हूँ, इसका मीन जो है, जो XI पॉपुलेशन है उसका मीन, जो मीन तो ठीक है रेडियस ही आएगा क्योंकि रेडियस की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। सो क्वेश्चन है जैसे यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर हम लोग क्या लेंगे? मेरा मेन क्वेश्चन ये है, जब हम वो लगा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या आएगा? विच सिग्मा स्क्वायर? ये तो एरर टर्म है, ये तो एरर है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सर्कल इज मेजर्ड विद एन एरर ऑफ मेजरमेंट नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। सो ठीक है, मान लो XI नॉर्मल है जहाँ पे R है, और वेरिएंस क्या लोगे? रेडियस मैंने R ले लिया, चलो मीन वहां से आ जाएगा, और वेरिएंस होगा एक्चुअल मीन प्लस सिग्मा स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। मान लो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर एक्चुअल वेरिएंस है इसका, तो यही मैं पूछ रहा था, ये सिग्मा 1 स्क्वायर लेंगे हम, ठीक है। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार जब लिखोगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन होगा। पता नहीं इसमें क्या कहना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से
मिल रहा है सिग्मा स्क्वायर ही हो जाएगा, फिर वेरिएंस है तो ओके। सो ये सिग्मा स्क्वायर ले लो। सो क्या आएगा, चलो एक्सपेक्टेशन निकाल के देखते हैं सीधा सीधा। तो क्या आएगा एक्सपेक्टेशन, ये कुछ ऐसा मुझे समझ आ रहा है कि जो एक्स आई है ना आर प्लस एप्साइलॉन आई है। एप्साइलॉन आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो एक्स आई जो है हमारे पास, अच्छा टाइम में हो गया ना, ओ जैम का भी क्लास है। तो यहाँ पे आर पे सेल है, तो यहाँ से देखो ई ऑफ ईच एक्स आई निकाल लोगे तो ये आर हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ ईच एक्स आई निकालोगे तो आर तो कांस्टेंट है गाइस, तो ये सिग्मा स्क्वायर। यही मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, ये एक्चुअली मतलब है कि जो एक्स आई है वो रेडियस को मेजर कर रहा विथ एरर, यही फर्स्ट लाइन था ना, द रेडियस ऑफ सर्कल इज मेजर्ड विथ एन एरर। तो एक्स आई इज आर प्लस एप्सिलॉन आई, आर इज द रेडियस, ये हो गया। अब कर दो सॉल्व जो करना है ना। तो यहाँ से ईच एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल आर कॉमा सिग्मा स्क्वायर, अब कर पाओगे? देखो तो मेनली ये कंक्लूजन है कि दे आर आईडी नॉर्मल आर कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब बताओ जो मैं पूछ रहा था, सो ई ऑफ एक्स बार इज आर, वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ई ऑफ एस स्क्वायर इज कितना, सिग्मा स्क्वायर। एंड अब हर ऑप्शन का मीन निकालो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये कितना आएगा? बताइए। बोलो भाई, ये निकाल पाओगे तुम लोग? 1/n क्या होता है? समेशन मीन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, सो ये आ जाएगा, सो समहाउ सिग्मा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो घटा दो इसको, सो बात हो गया भाई। देखो, सो नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये कितना आएगा? तो इसका मीन अभी निकाला मैंने, सिग्मा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मीन सिग्मा स्क्वायर, तो आंसर आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। पाई लगा दोगे बाहर तो यहाँ पाई आ जाएगा, समझ आया? देख लो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेनली कंक्लूजन क्या था इस क्वेश्चन में, तुम्हें ये इंक्लूड करना था कि जो हमारे पास एक्स आई है, दैट एक्स आई इज आर प्लस एप्सिलॉन आई, आर इज द रेडियस, फिक्स है, ये अननोन पैरामीटर हो सकता है, आर इज द अननोन पैरामीटर, बट ये फिक्स नंबर होगा। और मतलब इट्स नॉट अ रैंडम वेरिएबल, ये बोल रहा हूँ, आर इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल, आर प्लस बाकी हो गया है ना। सो ईच एक्स आई हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू डू दिस, हो गया, इससे ही हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा रह गया? तो अगले क्लास में, सो कल भी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं अगर क्वेश्चन रह गया है तो जो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट 9 है, इसको एक बार कंप्लीट करके आओ, कल भी इसी का डिस्कशन होगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ रह जाएगा तो डाउट देख लेंगे। तो कल 6 to 8 जो क्लास होगी सीयूईटी की, उसमें मॉक टेस्ट 9 का ही डिस्कशन होगा। तो अभी हम लोग यही स्टॉप करते हैं सीयूईटी वाला बैच। तो सीयू अगर लोग है ना, लीव कर दो, आगे कल मिलते हैं।